न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली से आ रही बड़ी खबर के साथ। आज से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो जाएगा। भारत मंडपम प्रगति मैदान में अधिवेशन होगा। सीएम विष्णुदेव साय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के कई नेता, विधायक और प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारी समेत कई लोग इस अधिवेशन में शामिल होंगे। सत्ता और संगठन से जुड़े नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ से अधिवेशन में शामिल होने के लिए 330 नेता पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी। आने वाले सालों के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। तो यह अधिवेशन बेहद खास है। 2 दिन तक यह अधिवेशन चलेगा। शुरुआत इसकी, शुभारंभ इसका जेपी नड्डा करेंगे। अमित शाह भी आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, नेताओं को संबोधित करेंगे और लगभग 3 बजे वो संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी संबोधन होगा। 330 नेता भारत मंडपम पहुंच गए हैं। आज बीजेपी के कई दिग्गजों को आप भारत मंडपम में देखेंगे। लोकसभा चुनाव के पहले ये रणनीति, कैसे चुनाव जीते, हर वोटर पर कैसा प्रभाव पड़े, इन तमाम मुद्दों को लेकर आज जो है भारत मंडपम में चर्चा होगी। 2 दिवसीय ये राष्ट्रीय अधिवेशन होगा आज से, जिसकी शुरुआत है। बीजेपी का ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन 2 दिन यानी कि 17 को भी चलेगा और 18 को भी चलेगा। इसमें पार्टी के देश भर के 11,500 से ज्यादा पदाधिकारी भी जुटेंगे। विनीत कुमार सहयोगी साथ जुड़ गए हैं। विनीत, वहां का माहौल कैसा है? राजधानी में तमाम बड़े बड़े दिग्गज बीजेपी के नजर आ रहे हैं। हालांकि आपके पीछे मैं तस्वीर देख सकती हूं, वो होर्डिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सजावट के साथ तस्वीर। विनीत जी, निश्चित तौर पर अंशिका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ी तैयारी जो है वो यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो स्वागत द्वार है, जो मुख्य द्वार है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का होर्डिंग लगा हुआ है। और इसके साथ ही साथ जो मुख्य द्वार है वहां पर हम दिखा पाए तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल की जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में चर्चा जो है वो की गई है। देख सकते हैं जिस तरह से तेजस विमान है, स्वदेशी विमान है, उसको दिखाया गया है। साथ ही साथ वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो स्वदेशी रेल है, उसको दिखाया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राम मंदिर में टेम्पल जो है उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में महिलाओं का विकास हुआ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को दिखाया गया है, खेल के विकास को दिखाया गया है, किसानों को दिखाया गया है। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को यहाँ पर दर्शाया गया है। काफी उत्साह का माहौल यहाँ पर है और लोगों के स्वागत के लिए यहाँ पर परंपरागत नृत्य जो है, जो विभिन्न राज्यों के जो स्टेट्स के जो डांस है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो बड़ी तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है और बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर शामिल हो रहे हैं। तो साफ तौर पर जो 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम है, इसको लेकर के बीजेपी ने बड़ी तैयारी जो है यहाँ पर की है। 11,500 के लगभग में जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर शामिल होंगे। एक आपको बात मैं बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर बाद पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद लगभग 3 बजे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो झंडा फहराएंगे और उसके बाद ही राष्ट्रीय अधिवेशन की जो शुरुआत है वो हो जाएगी। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में 2 प्रस्ताव जो है वो पास में किए जाएंगे। जो प्रस्ताव पास किए जाएंगे उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह रहेगी कि आखिरकार 2024 में 2019 से भी कैसे अधिक सीटों के साथ जीत हासिल की जाए। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पे कहा है कि 370 जो है वो बीजेपी को लक्ष्य दिया है। साथ ही साथ जो एनडीए है उसके लिए 400 का लक्ष्य दिया है। तो इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए, इसको लेकर के चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ एक और प्रस्ताव आएगा जिसमें मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज की चर्चा होगी। किस तरह से मोदी सरकार के कामकाज के दौरान देश में तरक्की हुई, आर्थिक तरक्की हुई, सामाजिक तरक्की हुई, सांस्कृतिक तरक्की हुई। राम मंदिर को लेकर के भी जो इस प्रस्ताव में जो है वो चर्चा होगी कि आखिरकार किस तरह से मोदी सरकार में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ, भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य जो है वो किस तरह से
रिकॉर्ड में समय में करवा लिया जाए, इसको लेकर के भी में चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर रहेगी कि आखिरकार 2014-2019 से कैसे अधिक सीटों पर बीजेपी जीत हासिल करे, इसको लेकर के रणनीति जो है वो होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो समापन भाषण होगा सीटों पर वो भी काफी महत्वपूर्ण और साथ ही वोटर्स पर भी कि कैसे अपनी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाया जाए। और यह अधिवेशन इसलिए भी बेहद खास है कि नेताओं को जीत का मंत्र दिया जाएगा, कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर उन्हें जीत का मंत्र देने की कोशिश कई बड़े चेहरे करते हुए नजर आएंगे। विनीत, बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे सुकमा की, जहां नक्सली कमांडर हिड़मा और देवा के गांव पर जवानों ने कब्जा किया है। पूर्ववती में जवानों ने नया कैंप खोला और एसपी किरण चौहान ने खुद रहकर कैंप खुलवाया है। नक्सली कमांडर हिड़मा पर 25 लाख का इनाम है। इनामी नक्सली देवा पर 10 लाख का इनाम घोषित है। और ऐसे में इन्हीं के इलाकों में जवानों ने कैंप खोल दिए हैं। बीते दिन एक सकारात्मक खबर नक्सलियों की तरफ से जो आई थी वो ये कि वो बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ शर्तें हैं उनकी, उनको ही मानना होगा, जिसके बाद वो अपनी बात रखेंगे। अब उसके बाद एक बड़ी खबर और बहुत बड़ी सफलता हम कह सकते हैं जवानों के लिए कि 2 बड़े ऐसे मोस्ट वांटेड नक्सली जिन पर इनाम घोषित है, उनके इलाके में जवानों ने कैंप सेट कर दिया है। इनामी नक्सली देवा पर 10 लाख है घोषित। सुकमा में जवानों की यह बड़ी सफलता मानी जा रही है। नक्सली कमांडर के गांव पर ही जवानों ने कब्जा कर लिया और नक्सली कमांडर हिड़मा देवा के गांव पर नक्सलियों के ही इलाकों में जवानों ने कैंप लगाए हैं। सुकमा में वो मुठभेड़ आपको याद होगी जब 3 जवान शहीद हो गए थे और उसके बाद कहा गया था कि जवानों की शहादत को गवाया नहीं जाएगा बल्कि उसका पूरा बदला लिया जाएगा, जिसके बाद से ही लगातार जवान इस इलाके में सतर्क है। सतीश चांडक संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। सतीश, बीते समय में सुकमा में जो कुछ मुठभेड़ हुए थे, जब भी मुठभेड़ हुए तो एक लॉस यहां पर जवानों का देखने को मिला, तो वहीं मुंहतोड़ जवाब भी जवानों ने दिया है। लेकिन अब ये बहुत बड़ी बात, जो 2 मोस्ट वांटेड ऐसे नक्सली, उनके ही गांव में सेना के जवानों ने कैंप लगा दिया। जी, आपको बता दूं कि जो पूर्ति गांव है, भले ही बोलने में और सुनने में बड़ा छोटा सा नाम है, लेकिन उतना ही खतरनाक है। और खतरनाक इसलिए है कि नक्सलियों की जो बटालियन है उसको लीड जो हिड़मा मोस्ट वांटेड है, हिड़मा के सिर पर जो है 25 लाख का इनाम सरकार ने घोषित किया है। और हिड़मा करीब 27 घटनाओं में शामिल रहा, जिसमें प्रमुख घटना थी 76 जवान शहीद हुए थे सुकमा जिले में। और इसके साथ साथ कई ऐसी घटना है जिसमें भूकापाली घटना का जिक्र कर सकते हैं, इसमें 24 जवान शहीद हुए थे। ऐसी 27 घटनाएं जो उन पर दर्ज है। और इसके अलावा जो है देवा भी पूर्ति गाँव पे ही है। हाल में एक गोला की घटना हुई थी जिसमें 3 जवान शहीद हुए थे। दोनों के गाँव पे जवानों का कब्जा ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जवानों के लिए एक ऐतिहासिक पल है, क्योंकि वहाँ पे जवान जाने से जब एक समय था कि जवान डरते थे, लेकिन आज गांव में जाके ना सिर्फ वहां पर जवान है बल्कि वहाँ कैंप स्थापित कर दिया। और कल वहाँ पे एसपी किरण चौहान जो है तिरंगा फहराएंगे। आजादी के बाद पहली बार जो है पूर्ति में तिरंगा लहराएगा। कल एसपी वहाँ पर मौजूद रहेंगे किरण चौहान, और सीआरपीएफ के डीआईजी है अरविंद राय, वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। और एडिशनल एसपी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो तमाम जो है वहाँ पर सीआरपीएफ, डीआईजी और कोबरा के जवान वहाँ भेजे गए। आपको बता दूं कि लगातार जब से सरकार बनी है, विष्णुदेव साय ने निर्देश दिए हैं कि नक्सलियों के खिलाफ जो है आक्रामक रणनीति अपनाई जा रही है। लगातार कैंप खुल रहे हैं और लगातार जो है मुठभेड़ हो रहे हैं, उसके बावजूद भी जवान आगे बढ़ रहे हैं। और इसी बीच में जो है एक नक्सलियों का प्रेस नोट कल जारी होता है और शांति वार्ता की बात करते हैं, लेकिन वो सह सकते हैं कि। सतीश, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में सरकार से बातचीत के लिए नक्सली तैयार हो गए हैं। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री विजय शर्मा की पहल पर नक्सलियों ने एक खत लिखा है जिसमें उन्होंने शर्त से बातचीत की हामी भरी है। नक्सल संगठन सरकार से सशर्त बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। डिप्टी सीएम ने नक्सलियों को बातचीत का प्रस्ताव दिया था, जिस पर उन्होंने जवाब दिया है। नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी ने खुले तौर पर बातचीत के लिए हामी भरी है। उन्होंने बातचीत के लिए उचित वातावरण बनाने की भी मांग रखी है। नक्सलियों ने कहा है कि सरकार 6 महीने तक ऑपरेशन बंद कर दें, जवानों को कैंप और थानों में ही रखें और निर्दोषों की हत्या करना बंद करें।
नए कैंप स्थापित करना बंद किया जाए और राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए। वहीं नक्सलियों से बातचीत को लेकर बीजेपी विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा कि बातचीत से हल निकल सकता है तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। साथ ही कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास नक्सलियों को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। बीजेपी की सरकार आते ही नक्सली घटनाएं बढ़ी हैं। यदि वार्ता से हल निकल सकता है तो निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये वार्ता करने की बात करते हैं और बीच में वार्ता तोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले गृह मंत्री जी ने नक्सलियों को वार्ता के लिए आमंत्रित किया था। आज नक्सली संगठनों ने कुछ शर्तें सरकार के सामने रखी है। क्या राज्य सरकार उन शर्तों को मानने तैयार है? कांग्रेस सरकार के दौरान नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति पर काम किया गया था। गोलियों का जवाब गोलियों से दिया जा रहा था, विकास पहुंचाया जा रहा था। लेकिन भाजपा की सरकार बनने के बाद बीते 2 महीने में जिस प्रकार से नक्सली गतिविधियां बढ़ी है, ऐसा लगता है कि राज्य सरकार के पास नक्सलवाद को खात्मे के लिए स्पष्ट नीति नहीं है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनते ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा लगातार नक्सलियों से बातचीत करने की बात कह रहे थे। नक्सलियों से बातचीत के लिए सरकार ने हाथ बढ़ाया था। अब नक्सली भी सरकार से बातचीत करने को राजी हो गए हैं। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी की प्रवक्ता और नक्सली लीडर विकल्प ने प्रेस नोट जारी किया है और सरकार के सामने बातचीत के लिए अपनी शर्तें रखी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। नक्सली मामलों के जानकार मनीष गुप्ता का कहना है कि नक्सली प्रवक्ता की ओर से वार्ता की पेशकश विरोधाभास जैसी नजर आ रही है। ये साइबर और प्रोपेगेंडा हो सकता है। दोनों ओर से बिना शर्त वार्ता होनी चाहिए। इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार और नक्सलियों के बीच भी वार्ता हुई थी, लेकिन वो वार्ता सफल नहीं हो पाई थी। तो बड़ा विरोधाभासी है, तो उसमें दृढ़ इच्छा जो है वो झलकती नहीं है। और आइडियोलॉजी की दृष्टि से अगर हम बात करें तो नक्सली जो है वो लोकतंत्र को मानते नहीं, हमारे सिस्टम को नहीं मानते, वो पूंजीवादी व्यवस्था के विरोधी हैं। तो उसके नाते ऐसा लगता है कि ये एक मतलब औपचारिकता ही है यह पत्र, कि गृह मंत्री ने अगर बोला है और अगर उसका जवाब नहीं दिए तो उसको लेकर के मतलब तमाम चर्चाएं होंगी। तो मुझे लगता है ये नक्सलियों का एक साईवार है या सरकार का भी एक साईवार है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सरकार भी कोई बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो उस लिहाज से यह एक प्रोपोगेंडा वार है। और अगर शांति के लिए दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं, आगे आते हैं, तो मुझे लगता है कि बस्तर के लिए या छत्तीसगढ़ के लिए इससे अच्छा बात और कोई दूसरी नहीं हो सकती। और अब खबर अंबिकापुर से है, जहां कोयला चोरों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। SECL के अमेरा खदान में कोयला चोरी का मामला सामने आया। 6 ईंट भट्टों से 45 टन कोयला, 1,30,000 ईंट जब्त किए गए हैं। पुलिस ने मामले में 20 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। बीते दिनों कोयला चोरी करने का वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस और राजस्व टीम की संयुक्त कार्रवाई सामने आई। अमेरा SECL OCP खदान में लगातार कोयला चोरी की शिकायतें मिल रही थी। साथ ही साथ वहां पे स्थानीय ग्रामीणों द्वारा कोयला चोरी के साथ साथ स्थानीय कर्मचारियों और गार्डों आदि के साथ बदसलूकी, मरने मारने पे उतारू होना और अपनी जान को जोखिम में डाल के वहां पे लगातार चोरी का कृत्य किया जा रहा था। मौके पर स्वयं हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में कार्रवाई को किया गया। इसके अंतर्गत कुल 20 लोगों पे प्रतिबंधात्मक कार्रवाई किया गया है। श्रवण महान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, कोयला चोरी की घटनाएं जो बीते दिनों हमने देखे, उसके बाद अब कई सवाल उठ रहे हैं। इस पर अब किस तरीके से संज्ञान लिया गया है, क्या बातें सामने आई हैं? देखिए, अमेरा खदान है, ये पहले बंद था, SECL का ओपन कास्ट खदान है और काफ़ी दिनों के बंद होने के बाद जैसे ही इस खदान को खोला गया है, वैसे ही जो आसपास के जो
आधा दर्जन से अधिक गांव के जो ग्रामीण हैं वो बेखौफ होकर वहां कोयला की चोरी कर रहे थे। इसका सीसीटीवी वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद जो है जो जिला प्रशासन सहित पुलिस ने भी संज्ञान लिया था और एससीएल प्रबंधक ने भी इसकी शिकायत की थी, जिसके बाद जो है अब जो पुलिस और जो प्रशासन की टीम है वो 20 लोगों को गिरफ्तार की है। इसके साथ में जो कोयला है 45 कुंटल जो है वो उसको, और उसके साथ साथ में जो ईंटा भट्टा में जिस तरह कोयला चोरी करके खपाया जा रहा था, तो ईंटा को भी तकरीबन 1,30,000 ईंटा को भी जब्त किया है। और ये आज का मामला नहीं है, काफी दिनों से इस तरह से जो लोग हैं वो बेखौफ होकर के मेरा खदान में घुसते थे और चोरी करते थे। हालांकि इस बार बड़ी कार्रवाई की है पुलिस ने, 20 लोगों को हिरासत में लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। लेकिन जिस तरह से कोयला चोरी वहां पर होता है, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, बेखौफ होकर वहां कोयला चोरी किया जाता है और जो वहां के जो सुरक्षा के गार्ड रहते हैं वो बेबस नजर आते हैं, क्योंकि जितने लोग रहते हैं उतने सुरक्षा गार्ड किसी तरह के कोई भी उनसे कार्रवाई नहीं कर पाते। इसी वजह से पुलिस की मदद ली जा रही। ज्यादा टाइट नहीं होने की वजह से भी ऐसा होता है। बहुत शुक्रिया श्रवण जानकारी साझा करने के लिए। अंबिकापुर से खबर, जहां कुन्नी चौकी पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई और पुलिस अभिरक्षा से आरोपी फरार हो गया है। दरअसल नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। फरार आरोपी का नाम रामलाल यादव बताया जा रहा है और अब फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। और अब खबर राजनांदगांव से, जहां पुलिस आरक्षक हत्या मामले में 8वां आरोपी गिरफ्तार किया गया। 8 फरवरी को पुलिस आरक्षक का मर्डर हुआ था। वाहन से कुचलकर उसकी हत्या कर दी गई थी। बिलासपुर से खबर, जहां पति ने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया है। रिपोर्ट लिखाने खुद थाने पहुंचा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच में पुलिस जुट गई है। तो वहीं बलरामपुर में अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझ चुकी है। बुजुर्ग की हत्या मामले में 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 13 फरवरी को सेवरी गांव में बुजुर्ग की खेत में लाश मिली थी। जमीन विवाद के चलते पहाड़ी कोरवा का पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। जशपुर से खबर आ रही है, जहां जशपुर में तेज रफ्तार बाइक पेड़ से जा टकराई और हादसे में बाइक चालक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। बगीचा थाने के मैनी चौक की घटना। कोरबा में नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। नशे के सौदागर से 3,200 नशीली टैबलेट जब्त की गई है। सैकड़ों लीटर अवैध शराब भी मिला है। गांजा तस्करों से 11 किलो गांजा भी मिला है। लोकसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तैयारी जोरों पर है। कांग्रेस ने वॉर रूम के लिए समितियों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। वॉर रूम डेस्क प्रमुख और सदस्यों की भी नियुक्ति की गई है। मलकीत सिंह गेंदू को संगठनात्मक संचार की जिम्मेदारी दी गई है। मीडिया और संचार की जिम्मेदारी सुशील आनंद शुक्ला को, जयवर्धन बिस्सा को सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। कॉल सेंटर की जिम्मेदारी दीपक मिश्रा को मिली है, तो बूथ प्रबंधक की जिम्मेदारी रजत जसूजा को मिली है। वॉर रूम डेस्क प्रमुख की जिम्मेदारी सलाम रिजवी और लोकेश साहू को मिली है। तो वॉर रूम डेस्क के लिए 11 सदस्यों को जिम्मेदारी मिली है। लोकसभा चुनाव के लिए वॉर रूम का गठन किया गया है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न प्रकार की जो रणनीति बनाई जाएगी उसके समन्वय के लिए समितियों का गठन किया गया है, जिसमें वरिष्ठ पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा वॉर रूम में पूरा डेस्क बनाया गया है। यह लोकसभा चुनाव की तैयारी के हिसाब से हमारी सांगठनिक नियुक्तियां हैं। पेंड्रा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने वेतन वृद्धि सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर संयुक्त मंच के बैनर तले 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से वेतन वृद्धि, शिक्षाकर्मी और पंचायत कर्मियों की तरह नीति निर्धारण कर शासकीय कर्मचारी
घोषित करने की मांग की। साथ ही पीएम और सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही तीनों ब्लॉक के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल हुए। मांगे नहीं मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। और चलिए एक नजर टॉप 20 खबरों पर। पेंड्रा में खेत में 8 फीट